नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी केजरीवाल की जमानत पर कोर्ट के फैसले की, बीजेपी के प्रोटेम स्पीकर पर छिड़े विवाद की, देखेंगे सहयोगी दलों की बीजेपी से बढ़ती नाराजगी को, महाराष्ट्र एनडीए में छिड़े घमासान को, जानेंगे नीट परीक्षा पर बढ़ते संग्राम को और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली जल संकट को लेकर आम आदमी पार्टी नेता आतिशी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर, हरियाणा सरकार पर पूरा पानी नहीं देने का आरोप। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल मामले में मुख्य आरोपी प्रज्वल रेवन्ना को घर लेकर पहुंची एसआईटी, पूर्व हासन सांसद की मौजूदगी में हुई जांच। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक में आई दरारों को देख बीजेपी पर भड़के नाना पटोले, बोले अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर भ्रष्टाचार करती है बीजेपी। पीएम ने 5 महीने पहले किया था इस सेतु का उद्घाटन। शेयर बाजार में गिरावट, 269 अंकों की गिरावट के साथ 77,209 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 65 अंकों की गिरावट के साथ 23,501 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थे सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को निचली कोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन ईडी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दे दी। हाई कोर्ट में ईडी और सीएम केजरीवाल के वकीलों के बीच लंबी बहस चली। सीएम केजरीवाल के वकील ने अपील की कि रिहाई पर लगी रोक को हटाया जाए। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में, देखिए इस रिपोर्ट में। केजरीवाल की जमानत पर शुक्रवार का घटनाक्रम बड़ा रोचक रहा। गुरुवार रात को राउजवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल को 1 लाख के मुचलके पर रिहा करने के आदेश जारी कर दिए। कोर्ट ने ईडी की उस अपील को भी ठुकरा दिया जिसमें फैसले पर अमल के लिए 48 घंटे तक रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके बाद ये तय माना जा रहा था कि केजरीवाल शुक्रवार को जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन ईडी निचली कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट पहुंच गई, जिसके बाद हाई कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी और आदेश दिया कि जब तक हाई कोर्ट फैसला नहीं सुना देता केजरीवाल की जमानत पर रोक रहेगी। इसके बाद हाई कोर्ट में ईडी और केजरीवाल की तरफ से दलीलें दी गई। कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनी और फैसला सुरक्षित रख लिया। 25 जून को हाई कोर्ट इस मामले में फैसला सुनाएगा, यानी अब केजरीवाल की रिहाई 25 जून तक के लिए टल गई है। हाई कोर्ट में ईडी की ओर से एएसजी एसवी राजू ने अपनी दलील में निचली अदालत के फैसले को गलत बताते हुए कहा कि एजेंसी को निचली अदालत में अपना पक्ष रखने के लिए समय नहीं दिया गया था। वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ईडी के तर्कों और दलीलों को पक्षपातपूर्ण बताते हुए कहा कि केजरीवाल की रिहाई पर से रोक हटाई जाए और अगर अदालत को ईडी की दलील सही लगती है तो बाद में रिहाई के आदेश को पलट सकती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की रिहाई का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। बस हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार है जो 25 जून को आ सकता है। केजरीवाल जेल से बाहर आए तो बीजेपी मुश्किल में फंस जाएगी। दरअसल बीजेपी को चिंता इस समय लोकसभा स्पीकर चुनाव की है, जिसके लिए उसने तमाम परंपराओं को किनारे रख दिया है। प्रोटेम स्पीकर के चुनाव में मोदी सरकार की मनमानी सामने आई है, जिसे लेकर इंडिया गठबंधन ने कड़ा विरोध जताया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। स्पीकर की कुर्सी को लेकर जारी खींचतान के बीच प्रोटेम स्पीकर का चयन कर लिया गया है। ओडिशा के कटक से बीजेपी से सांसद भर्तृहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है। प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर कांग्रेस ने अपना कड़ा विरोध जताया है। कांग्रेस ने इस चयन को संसदीय मानदंडों को नष्ट करने का प्रयास बताया। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा कि वरिष्ठता के आधार पर कांग्रेस के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना था, क्योंकि सुरेश 8 बार के सांसद हैं जबकि महताब 7 बार के। इसके साथ ही कांग्रेस ने सवाल किया कि अस्थायी स्पीकर के चयन में के सुरेश को नजरअंदाज क्यों किया गया। ऐसा कौन सा कारण था जिसकी वजह से के सुरेश को अयोग्य ठहराया गया, क्योंकि परंपरा के अनुसार जिस सांसद ने अधिकतम कार्यकाल पूरा किया हो उसे ही प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जाता है। आपको बताते चले कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा, तो 24 और 25 जून को प्रोटेम स्पीकर द्वारा नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई जाएगी और 26 जून को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। अपना प्रोटेम स्पीकर बनाकर मोदी सरकार सवालों में घिर गई है, तो सवाल एनडीए की एकजुटता पर भी उठ रहे हैं। एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों की बीजेपी से नाराजगी की चर्चाएं तेज हो गई हैं। नीतीश और नायडू की बीजेपी से दूरियां बनाने की खबरें आ रही हैं। चर्चा है कि दोनों एक बार फिर पलटी मारने की तैयारी में हैं। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। एनडीए सरकार में दरार की चर्चाएं तेज हो गई हैं। पीएम मोदी के कार्यक्रम में एनडीए के प्रमुख सहयोगी दलों के प्रधान नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की गैर मौजूदगी सवालों में घिर गई है। दरअसल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस अवसर पर श्रीनगर में योग करते हुए नजर आए।
सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी अपने अपने राज्यों में योग कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, लेकिन नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं दिखाई दिए, जिसके बाद से एक बार फिर एनडीए सरकार की स्थिरता सवालों में घिर गई है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या नीतीश नायडू बीजेपी से नाराज हैं? स्पीकर पद को लेकर पहले से ही खींचतान की खबरें सामने आ रही थी। बताया जा रहा था कि इसे लेकर टीडीपी और बीजेपी में ठनी हुई है। तो वहीं नीतीश कुमार ने भी पीएम मोदी के सामने कांग्रेस की तारीफ कर दी थी। मनमोहन सिंह की सरकार को नालंदा विश्वविद्यालय का श्रेय दे दिया और अब दोनों ही नेताओं ने पीएम के योग कार्यक्रम से दूरी बना ली, जबकि बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री वहां पहुंचे थे। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या एनडीए गठबंधन बिखरने की कगार पर आ गया है? अभी तो संसद का पहला सत्र शुरू भी नहीं हुआ था कि इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। और अगर ये चर्चाएं सच साबित होती हैं तो सहयोगियों के सहारे बीजेपी की सरकार ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगी। एक तरफ नीतीश नायडू ने एनडीए को संकट में डाल दिया है, तो वहीं महाराष्ट्र में भी एनडीए के अंदर फूट पड़ती दिख रही है। एनडीए में टकराव लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिस कारण से एनडीए में बिखराव के संकेत मिल रहे हैं। इसी कड़ी में अब शिंदे गुट ने बीजेपी और अजित पवार पर निशाना साधा है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र में सियासी पारा हाई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। इसी कड़ी में अब शिंदे गुट की शिवसेना ने महायुति गठबंधन में शामिल बीजेपी और एनसीपी अजित गुट पर हमला बोला है। शिवसेना के वरिष्ठ नेता रामदास कदम ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर हमारे लोकसभा उम्मीदवारों की घोषणा बीजेपी की तरह चुनावों से 2 महीने पहले की जाती तो हम सभी 15 सीटों पर जीत सकते थे, लेकिन जब हमने अपने कैंडिडेट्स की घोषणा की तो बीजेपी कूद पड़ी और उन सीटों पर अपना दावा ठोक दिया। वहीं अजित गुट पर तंज कसते हुए कहा कि अगर अजित पवार की एंट्री में देरी हो जाती तो ठीक रहता। शिंदे गुट के इस बयान पर पलटवार करते हुए अजित पवार गुट के प्रवक्ता अमोल मिटकरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि अजित पवार के समय पर आने से शिंदे खेमे की जान बच गई, वरना उनकी हालत देखने लायक भी नहीं होती। एक तरफ महायुति गठबंधन में टकराव की स्थिति बन गई है, तो दूसरी तरफ अजित पवार गुट में भुजबल के पार्टी से बाहर निकलने की अटकलें तेज हो गई हैं। मराठा आरक्षण को लेकर भुजबल ने कहा कि वे मराठा समुदाय को आरक्षण दिए जाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन इससे ओबीसी आरक्षण प्रभावित नहीं होना चाहिए। तो पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार के राज्यसभा में सांसद बनने को लेकर भी भुजबल पार्टी से नाराज बताए जा रहे हैं। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार के चुनाव से पहले ही महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उलटफेर हो सकता है। महायुति गठबंधन के टूटने के आसार नजर आ रहे हैं, तो अजित पवार संग खेला होने का भी डर है। एनडीए के सहयोगी दलों में जुबानी जंग छिड़ गई है, तो वहीं नीट मामले में भी मोदी सरकार के खिलाफ बयानबाजी तेज है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में पेपर लीक मामले में अहम सुनवाई हुई, तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी इस मामले में मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में युवाओं के अंदर सरकार के खिलाफ आक्रोश है। पहले नीट का पेपर लीक हुआ, फिर यूजीसी नेट का पेपर भी रद्द हो गया। ऐसे में छात्रों का गुस्सा जायज भी है। एक तरफ छात्रों को न्याय का इंतजार है, तो दूसरी तरफ सरकार की तरफ से मामले में अभी तक कोई भी संतोषजनक कार्रवाई सामने नहीं आई है। शुक्रवार को पूरी परीक्षा रद्द कर दोबारा कराने की मांग और काउंसलिंग 2 दिन आगे बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने री एग्जाम की मांग पर एनटीए को नोटिस जारी कर 2 हफ्तों में जवाब मांगा है, लेकिन साथ ही नीट की काउंसलिंग पर रोक लगाने से एक बार फिर इनकार कर दिया। तो वहीं कांग्रेस नेताओं ने जगह जगह मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, साथ ही केंद्र सरकार के इस्तीफे की भी मांग की। लखनऊ में विधानसभा भवन जा रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका, तो वहीं मामले में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का नाम घसीटे जाने पर उन्होंने कहा कि अगर किसी का नाम आ रहा है तो पूछताछ करनी चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि हम लोग तो इसके खिलाफ मई से आवाज उठा रहे हैं, इस मामले में मुख्य मुद्दे से ध्यान हटाया जा रहा है। तो वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने लिखा कि भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज्यादा युवा आबादी हमारे पास है। भाजपा की सरकार हमारे इन युवाओं को कुशल और सक्षम बनाने की जगह उन्हें कमजोर बना रही है। करोड़ों होनहार छात्र दिन रात मेहनत से पढ़ाई करते हैं और अंत में सारा प्रयत्न भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। भाजपा का भ्रष्टाचार देश को कमजोर कर रहा है। वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को भी छात्रों के गुस्से का सामना करना पड़ा। योग दिवस के अवसर पर दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों ने धर्मेंद्र प्रधान के विरोध में काले झंडे दिखाए। यहां तक कि शिक्षा मंत्री परिसर में प्रवेश भी नहीं कर पाए। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि कब तक देश का युवा न्याय के लिए लड़ता रहेगा। नीट मामले में जहां मोदी सरकार फंसती हुई नजर आ रही है, तो वहीं विपक्ष ने भी संसद में मोदी सरकार को घेरने के लिए कमर कस ली है।
बहुमत न मिलने से बीजेपी पहले ही बैकफुट पर है, तो वहीं विपक्ष पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत हो गया है। सत्र के पहले ही दिन से विपक्ष मोदी सरकार को घेरने की तैयारी में है। कई अहम मुद्दों पर विपक्ष ने मोदी सरकार की घेराबंदी के लिए तैयारी पूरी कर ली है। मोदी सरकार के लिए तीसरा कार्यकाल मुश्किलों से भरा साबित हो रहा है। चुनाव नतीजों में तो पहले ही बीजेपी बहुमत से दूर हो गई है, तो अब विपक्ष सदन में सरकार को घेरने के लिए कमर कस तैयार है। इस बार विपक्ष पहले की तुलना में ज्यादा मजबूत है और इस बार पूरे आसार हैं कि विपक्ष मोदी सरकार को नीट, नेट, अग्निवीर, शेयर बाजार जैसे मुद्दों पर जमकर घेरने वाला है। एक एक करके इन मुद्दों की बात करें तो राहुल गांधी पहले ही सदन में नीट के मुद्दे को लेकर छात्रों की आवाज बनने की बात कह चुके हैं। विपक्ष से लेकर सदन में उच्च स्तरीय जांच की मांग करेगा। वहीं चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष ने अग्निवीर स्कीम को कूड़ेदान में फेंकने की भी बात कही थी। विपक्ष ने इसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताया था। मतलब साफ है कि सदन में विपक्ष पूरी ताकत से अग्निवीर स्कीम पर सरकार को घेरकर इसे खत्म करवाने के लिए पूरी ताकत लगाने वाला है। इसके साथ ही पिछले दिनों शेयर मार्केट के घोटाले का भी बड़ा शोर रहा। कहा गया कि एग्जिट पोल और फिर चुनाव नतीजों वाले दिन शेयर बाजार में मची उथल पुथल एक सुनियोजित स्कैम था, जिससे छोटे निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुछ ही दिनों में सदन में ये तमाम मुद्दे उठाए जाएंगे। अब देखना ये होगा कि पहले से ही बैकफुट पर बीजेपी विपक्ष के इस हमले से कैसे निपटेगी। संसद में मोदी सरकार को घेरने की विपक्ष की तैयारी पूरी हो गई है, तो वहीं तमिलनाडु सरकार ने भी शिक्षा क्षेत्र में बड़े बदलाव लागू करने की तैयारी कर ली है। तमिलनाडु सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाया है, जिसके बाद राज्य के शिक्षण संस्थानों के अंदर बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। तो क्या है वो ऐतिहासिक कदम, देखिए इस रिपोर्ट में। देश भर में छात्र सड़कों पर हैं। शिक्षा क्षेत्र में बदहाली ने छात्रों का भविष्य अंधकार में डाल दिया है। इस बीच तमिलनाडु सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। स्कूली शिक्षा छात्रों के भविष्य का नींव होती है और डीएमके सरकार के इस फैसले से शिक्षा जगत में बड़े बदलाव की उम्मीदें जताई जा रही हैं। राज्य सरकार स्कूल में नए नियम लागू करने की तैयारी में है, जिसके तहत तमिलनाडु में छात्र तिलक लगाकर और हाथ में बैंड पहनकर स्कूल नहीं जा सकेंगे। ना ही कोई छात्र अपने नाम के साथ अपनी जाति जोड़ सकेगा। अगर ऐसा करते हुए कोई छात्र पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन राज्य के स्कूलों में जाति विवाद को लेकर सख्त नियम बनाने जा रहे हैं और अब इसकी तैयारी भी पूरी हो चुकी है। इसे लेकर एक साल पहले मद्रास उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज जस्टिस के चंद्रू की अध्यक्षता में गठित की गई समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। रिपोर्ट में हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल के कर्मचारियों और अध्यापकों को समय समय पर ट्रांसफर करने का प्रस्ताव रखा गया है। रिपोर्ट में 500 से ज्यादा छात्रों की संख्या वाले हर माध्यमिक स्कूलों में स्कूल कल्याण अधिकारी बनाने की मांग की गई है। इसके अलावा कक्षा 6 से 12 तक छात्रों के लिए सामाजिक मुद्दों, जातिगत भेदभाव, यौन हिंसा और SC/ST समुदायों के खिलाफ अपराधों पर स्कूल और कॉलेज के कर्मचारियों के लिए अनिवार्य कार्यक्रम होने का प्रस्ताव रखा गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि स्टालिन सरकार का ये फैसला शिक्षा जगत में नई क्रांति लेकर आएगा और वर्तमान में जाति धर्म के नाम पर बढ़ती असहिष्णुता को भी नियंत्रित करने में सफल साबित होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। अभी जेडीयू के सांसद ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया है, यानी कि यादवों ने और मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, तो अब मैं उनका काम नहीं करूंगा। उसी तरह से आज अंडमान निकोबार में बीजेपी के एक सांसद ने भरी सभा में कहा कि आप लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था और जिन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया था वो अंजाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ये है हेट स्पीच का नया एपिसोड। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।